1570th episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really want to thank Parekh Brothers Jewelers. Now Parekh Brothers Jewelers is at Shankar Nagar also, just below Topsy Turvy. नागपुर का एकमात्र ऐसा ज्वेलरी स्टोर जो 1947 यानी कि 1947 से नागपुर शहर की महिलाओं को अच्छी ज्वेलरी बेस्ट क्योर्ड एंड फैशनेबल ज्वेलरी उपलब्ध करवा रहा है. पहले इतवारी में भी स्टोर था लेकिन अभी भी इतवारी में है. इतवारी वाला अभी भी शुरू है लेकिन शंकर नगर में भी आ गया है. पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स. हमारी आज की मेहमान जो है वो पिछले 23 सालों से ह्यूमैनिटीज पढ़ा रही हैं. शी इज नाउ सिंस 13 years शी इज द HOD ऑफ द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट. शी इज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑल्सो समबडी हु इज in love with Akola but now in love with Nagpur. Please welcome my guest today at Dronacharya show of Raj Ki Baat, Dr. Bhumika Agrawal. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में. मैम कैसी हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ. एकदम मस्त हैं. मैम नागपुर की गर्मी और अकोला की गर्मी में क्या फर्क है? अकोला की गर्मी नागपुर की गर्मी से ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. हाँ, तो एटलीस्ट नागपुर में मिडनाइट के बाद थोड़ा तो कूल रहता है पर अकोला में तो अकोला में नहीं रहता. और लेकिन मैम अब सीमेंट के रास्ते बन गए तो अब नागपुर के भी वही हाल है. हाँ, नागपुर के भी ऑलमोस्ट वही हाल है. और नागपुर भी अब रात में भी उतना ही ज्यादा गर्म होता है. धन्यवाद उनका जिन्होंने सीमेंट रोड बना दिया. चलिए मैम, सबसे पहले भूमिका अग्रवाल जी कैसे बनी एक टीचर? कहाँ से ये चीज आई कि अब पढ़ाना है? देखिए सर, मेरे घर में मेरे पापा वो हिंदी के लेक्चरर है और मतलब रिटायर हो चुके हैं और मेरी जो बुआ है वो भी हिंदी की ही प्रोफेसर थी जी. तो हमारे घर में टीचिंग का माहौल शुरू से ही था. तो जब मैं पापा को देखती थी कि कैसे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और माई फादर ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड पोएट ऑफ इंडिया, तो घर में थोड़ा सा लिटरेचर का माहौल था, टीचिंग का माहौल था, तो वो मुझे शुरू से इंस्पायर किया जी. और जैसे मेरे पापा पोएट थे तो मैं आई लव पोएट्री ऑल्सो. तो मैं जैसे बचपन से मेरे पापा की पोएट्री जो एक टाइपराइटर पे टाइप करके देती थी तो मुझे वो मतलब एक लैंग्वेज से एक स्पेशल लगाव हो गया. बट फिर मुझे लगा कि हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने से अच्छा होगा कि अगर मैं इंग्लिश में करूं. तो मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. तो मेरे पास मतलब हिंदी का भी मुझे लगाव है, जुड़ाव, बहुत गहरा जुड़ाव है. और इंग्लिश में लिटरेचर किया मैंने. और फिर मतलब बिफोर आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्कूल एंड आई लिटरली स्टार्टेड लविंग टीचिंग फील्ड, द वे वी इंटरैक्ट विथ ह्यूमन बीइंग, स्मॉल किड्स. और मुझे लगता है टीचिंग इतना नोबल प्रोफेशन है कि टीचिंग और एक डॉक्टर का ही शायद ऐसा प्रोफेशन है जो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं. अदरवाइज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या बड़े ऑफिसेस है वहाँ पे आप फाइलों से या कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर से डील करते हैं. तो एक ये जो चीज़ है जो एक जिसको बोलते हैं ना एस्थेटिक सेंस, तो वो मुझे मेरे पापा ने ही दिया है. तो इसके कारण मुझे लगा कि टीचिंग इज़ द बेस्ट जॉब जहाँ पे हम लोगों से जुड़ सके, उनकी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके बदलाव ला सके अच्छी चीज़ की तरफ. वी कैन मेक देम क्रिएटिव, वी कैन ब्रिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स. और यही बच्चे फिर आगे चलकर नेचुरली दे आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो मुझे लगता है कि यस, टीचर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते बच्चों के माइंड को. तो इसीलिए मैंने बचपन से मेरा टीचिंग का मतलब जब हम बचपन में सहेलियाँ खेल भी करती थी तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बिकम अ टीचर. आई लव दिस लाइन कि मैं बचपन से ही टीचर का रोल अदा करते आ रही हूँ. मैम, जो पहला दिन था पढ़ाने का जी, मैम उस दिन से लेके अब तक ये 23 साल की जर्नी किस तरह से देखते हैं? बाप रे, बहुत ज्यादा फर्क हो गया है. जब पहले हम जाते थे तो ठीक है, माहौल मतलब इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, बहुत सादे क्लासरूम्स भी एकदम सिंपल फर्नीचर होता था और बच्चे बहुत ज्यादा ओबीडियंट रहते थे. आज से 20 साल पहले के स्टूडेंट्स, अभी भी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ओबीडियंट है, क्लासरूम में तो डेफिनेटली है, रिस्पेक्ट तो अभी भी स्टूडेंट्स उतना ही करते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली टीचिंग मेथडोलॉजीज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं. नाउ डेज टीचर्स ऑलवेज कीप टू
themselves quite updated. And then of course students like those things if teachers give them examples of contemporary field, आज जो हो रहा है अगर बताते हैं उससे relate करते हैं, because it previously what used to happen that for years together we used to repeat the same examples in the classroom for teaching grammar, for teaching letter writing, essay writings, but now the things have changed a lot. हमको हर साल नए examples लेना है क्योंकि चीजें इतनी बदल रही है कि आज से एक साल जो चीज दुनिया में थी शायद वो आज का बच्चा जानता भी नहीं है. बिल्कुल. So definitely आज जो हो रहा है if we relate our teaching with those examples, so it adds different flavor to our teaching and then students love that. और अभी बहुत ज़्यादा इवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बहुत ज़्यादा हो चुका है एक टीचर के पास जो पहले नहीं था. मतलब मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, कुछ साल मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाए हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, आर्ट्स कॉलेज में, तो उस समय ओनली टीचिंग वाज द मेन फोकस. बट आज वैसा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वी हैव टू डू अदर कॉलेज रिलेटेड वर्क्स ऑल्सो. वी हैव टू पे अटेंशन इन एडमिनिस्ट्रेशन टू. बहुत बार कमिटीज आती है तो उसमें भी हमको हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है. तो अभी हमको वी कैन नॉट बी ओनली टीचर, हमको एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी बनकर ही उभरना पड़ता है और हमको बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट फील्ड से चीजों को जोड़ना पड़ता है, तभी हम बच्चों को उनका वी कैन डू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. मैम एक इंजीनियरिंग हार्डकोर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट, आर्ट्स से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट का आना, मैम कैसे देखती हैं इसको? सर मैं आपको बता दूं, जब मैं शादी होकर नागपुर में आई तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर जॉब. तो आई यूज टू जस्ट कीप ऑन रीडिंग द एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स. तो बस मुझे दिखा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश की टीचर चाहिए. एंड तब तक तो मुझे ह्यूमैनिटीज क्या रहता वो भी नहीं पता था, और इंजीनियरिंग कॉलेज में ह्यूमैनिटीज एक डिपार्टमेंट रहता ये सब कुछ पता ही नहीं था. सिर्फ मैंने देखा कि इंग्लिश टीचर इज रिक्वायर्ड एंड देन आई अप्लाइड, आई गॉट सिलेक्टेड और तब से मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ा रही हूँ. और मुझे लगता है ये ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के कॉलेज में होना सचमुच में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी टाइम पूरे समय टेक्निकल चीजों से डील करते हैं. एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो नॉन टेक्निकल होता है, जो बच्चों को वैल्यूज के बारे में बताता है, जैसे हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाते हैं, तो वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, होम फ्रंट पे कैसे रहना है, सोसाइटी में एनवायरनमेंट से कैसे आपको डील करना है, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे to make your country the best one or the most developed country of the world. और इसके अलावा ग्रामर, लैंग्वेज, तो एक एस्थेटिक सेंस बच्चों को लाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स टोटली टेक्निकल हो जाते हैं. और सर ये मेरे बहुत खुशकिस्मती है कि स्टूडेंट्स जनरली लव ऑल द टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, क्योंकि एक तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो दिन भर टेक्निकल पढ़ने के कारण अगर उनको कोई एक आधा बीच में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आता है तो स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन वैसे ही होता है. और फिर हमारे पास तो बोलने के लिए बहुत ज्यादा चीज होती है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में जैसे इंजीनियरिंग में 2+2 सिर्फ 4 ही होता है, ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं रहेगा. तो हम उनको एस्थेटिक. तो मैम ह्यूमैनिटीज में 2+2 कितना होता है? नहीं सर, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. हाँ, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. हम वो स्टूडेंट्स को सिचुएशन को डील करके उनको वो आंसर बताएंगे. मैम ये जवाब मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगा. और क्योंकि मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैम हाउ कैन आई बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया? सर गुड सिटीजन होने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल स्किल्स, कुछ नया नहीं चाहिए. जस्ट आप क्या हो, यू वट एवर यू हैव, आपके देश ने आपको क्या दिया बस आपको वो लौटा. जस्ट बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल. इन वन वर्ड आई विल से बी ऑनेस्ट to your family, to your profession, to your work, to yourself, that's all. And you will become good citizen of India. So ma'am, when we see, corrupted leaders, corrupted officers, they are not good citizens?
नहीं देखो, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते दे आर नॉट गुड सिटीजन्स। हो सकते हैं वो सिटीजन्स अच्छे हो, लेकिन ठीक है उनके मन में करप्शन की भावना आ गई और इसको हम रोक नहीं सकते सर। करप्शन, ये जो जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी डेवलप हुई। रामायण महाभारत के काल से बुराइयां चली आ रही है और जहाँ इंसान है ये चीजें होंगी ही। हम बुराई को कभी भी खत्म नहीं कर सकते दुनिया में जब तक इंसानियत है, लेकिन ये भी जरूर बात है कि बुराई कभी नहीं जीत सकती सर। जीत अंत में अच्छाई की होगी। बुरे लोग आते रहते हैं, बुराइयां आती रहती है, वो कुछ समय के लिए आएंगी, कुछ समय के लिए उभरेगी। वो बिल्कुल जस्ट लाइक बबल्स, बट दे विल नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। दे आर ऑल यूफिमिरल, दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ सर। मैम, ह्यूमैनिटीज, जब मैं ये शब्द को अगर देखूं, हाँ। डिपार्टमेंट को नहीं, लेकिन मैं शब्द को अगर समझने की कोशिश करूं, तो मैम ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट बीइंग अ ह्यूमन। या बट मैम, हमने ह्यूमैनिटी जो हमने देखी वो कोविड के दौर में देखी, जब बहुत सारे एनजीओज ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका प्ले करी। लीडर्स गायब थे, पॉलिटिशियंस गायब थे, लेकिन जो काम एनजीओज ने किया वो अपने आप में तारीफ काबिल है। उसको जितना सलाम करें हम वो कम है। मैम, क्या ह्यूमैनिटी का जो परसेंटेज है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कम होता जा रहा है? क्या लोग इनह्यूमन होते जा रहे हैं? नहीं सर, मैं ये कभी नहीं मानती कि लोग इनह्यूमन हो रहे हैं। सिर्फ अभी हमको लग रहा है ऐसा कि दुनिया में बुरी चीजें ज्यादा हो गई है। उसका रीजन है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुका है। पहले भी बुराइयां थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था कि ये बंदा बुरा है। लेकिन आज बिकॉज एजुकेशन, लोग काफी एजुकेटेड हो गए हैं, हमको हमारे राइट्स पता है। कोई व्यक्ति अगर बुराई करता है तो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो अवेयरनेस इज मोर, एजुकेशन इज मोर। दैट्स व्हाई वी कुड डिटेक्ट कि ये somebody इज अ बैड पर्सन या चीजें गलत हो रही है। पर मैं अभी भी नहीं समझती सर कि लोग इनह्यूमन ज्यादा होते जा रहे हैं। नहीं, वो हो सकता है टेम्पररीली कुछ समय के लिए हो, बट सूनर और लेटर एवरीबडी रियलाइजेस कि नहीं, ह्यूमन रहने में ही अच्छाई है और वही चीज आखिरी तक आपको मेमोरेबल बनाएंगी, आपको अमर बनाएगी। कि लोग किसी बुरे व्यक्ति को बहुत दिनों तक याद नहीं रखेंगे, पर अच्छे व्यक्ति को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अच्छा ही इस दुनिया में टिक सकती है। मैम, ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा 23 सालों का, जहाँ पर आप खुद वक्त के साथ अपग्रेड हुई हैं, आपने खुद को अपडेट किया, अपग्रेड किया, ये जर्नी कितनी मज़ेदार, कितनी चैलेंजिंग, कितनी इंटरेस्टिंग रही है? सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। अकोला एक छोटा शहर है, तो एक नॉर्मल मैंने एजुकेशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर धीरे धीरे जब मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ती गई तो फिर मुझे लगा है कि नहीं, कि हमें और कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सर पढ़ने लिखने की है। मतलब हर बार मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने तो मराठी में भी एमए कर लेना चाहिए। कि जब मैं एक बहुत सुंदर पोएट्री पढ़ती हूँ मराठी की, काव्य पढ़ती हूँ उसका, और उसका अर्थ जान लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये कितने महान संत थे, कितने महान कवि कवियत्री थे। तो तब ऐसा लगता है कि मराठी में एमए कर लो। कभी हिंदी की पोएम पढ़ लेती तो ऐसा लगता है हिंदी में कर लो। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी इतना सुंदर, इतना मजेदार सब्जेक्ट है, तो तब लगता है यार इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। तो मतलब सर ऐसा है कि जीवन में आप जिस चीज को पढ़ेंगे उस चीज में आप और डूबते जाएंगे, तो वो बहुत ही मजेदार जर्नी है सर। तो मुझे लगता है कि टीचिंग में ही हमारी जान निकलनी चाहिए, और यहीं पे हमारा आखिरी दम निकलना चाहिए, और कोई प्रोफेशन में नहीं। मैम, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन क्यों लेना चाहिए? सर प्रियदर्शनी कॉलेज बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। देखिए सर, अभी कोर्सेज तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ के कोर्सेज डिफरेंट है, बहुत अच्छे। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ एक बायोटेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये डिफरेंट कोर्सेज भी है। लेकिन हमारे यहाँ में सबसे जो मुझे लगता है सर एसेट जो है, वो है हमारे यहाँ का माहौल। जो हमारे टीचर्स बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज जब तक सॉल्व नहीं होती है, टीचर को लगता है ये बच्चे की डिफिकल्टी नहीं, ये मेरी डिफिकल्टी है। और जब तक वो बच्चे की डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती है, वो टीचर चैन से नहीं बैठता है।
और वो टीचर फिर प्रिंसिपल से डिस्कस करेगा, हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेगा। और सर सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि हमारे टीचर्स को, जो मैंने दूसरे कॉलेजेस में नहीं देखा है, हमारे टीचर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम है। अगर मैं कोई प्रपोजल लेके मेरे प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर या इवन चेयरमैन सर के पास भी जाती हूँ तो मुझे हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलता है। क्योंकि सर जब हम बड़े लोगों के पास जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम कोई इलॉजिकल या सेंसलेस प्रपोजल के साथ नहीं जाएंगे। सो व्हेनेवर आई गो टू अवर हायर अथॉरिटीज विद अ गुड प्रपोजल, आई हैव ऑलवेज गॉट अ बिग ग्रीन सिग्नल, नॉट ओनली यस but even motivation, even the manpower which is required to fulfill that particular task, सारा कुछ हमको प्रोवाइड करते हैं। और सेम स्टूडेंट्स के साथ भी, अगर स्टूडेंट्स के पास कुछ अच्छे गुण हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, चाहे वो म्यूजिक में है या कोई और आर्ट में है या पढ़ाई में है या उसको अपना स्टार्टअप भी शुरू करना है, तो हमारे पास टीम है सर उसको एक्सपर्टाइज देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। तो ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, मुझे लगता है ये दूसरे कॉलेज में शायद उतना नहीं होगा जो हमारे कॉलेज में। और सर हमारा कैंपस, मुझे लगता है सबसे इवन खूबसूरत जो चीज़ है हमारा कैंपस, ग्रीन वाइड कैंपस, वेरी क्लीन कैंपस। और सर जहाँ ऑक्सीजन अच्छा है, जहाँ इतनी ग्रीनरी है, तो बच्चा अपने आप उसको पढ़ने का मन करेगा। और उसको न सिर्फ पढ़ने का मन करेगा, उसको जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने का मन करेगा। अगर आप आसपास में सब कुछ अच्छा देखते हो तो नेचुरली आपको अच्छा करने का मन करेगा ही। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ के बच्चे जो है, हो सकता है उनका पैकेज बहुत हाई फाई ना हो, बट वो जरूर अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, ये तो मैं जरूर मानती हूँ सर। मैम आखिरी के मेरे 2 सवाल, एक ये कि मैम वो कौन से टीचर हैं जिन्हें आप अपना आइडल गुरु मानते हैं? सर सबसे पहले तो मेरे पापा हैं, एक मेरे जो पीएचडी गाइड थे अश्विनी कुमार विष्णु, वो भी बहुत उन्होंने मुझे हेल्प की। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में नानोटी सर जो है, उन्होंने मुझे हर चीज़ में हेल्प की, उन्होंने बहुत मुझे एक्सपोजर दिया। और इवन ढाले सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम जो भी करते हैं उसके लिए वो उनका जो बड़ा एक बिग यस रहता है ना, उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड हमारे जो चेयरमैन सर हैं, तो मैंने उनका किया हुआ काम, उनका पीएचडी डिलीट, उनसे मैं काफ़ी जुड़ी हुई उनके वर्क से, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। फिर हमारा जो मैं एक होता है ना कि हमको ऐसे टीचर बनना चाहिए, उनका हार्डवर्क देखो, उनका डेडिकेशन देखो। तो हमारे यहाँ एक सुमिता राव मैडम है, तो मैं उनका हार्डवर्क देखती हूँ, उनका डेडिकेशन देखती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप हार्डवर्क करिए, अगर आप डेडिकेटेडली सारा काम करिए, ऑनेस्टली सारा काम करिए, तो सफलता तो आपके पीछे आनी ही है। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल मिलना ही है। What goes around comes around। यस। मैं तो जो कृष्ण ने का जो भगवत गीता में ज्ञान दिया है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इस में तो मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैम इतने वर्षों में आपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाया, कौन सी चीज आपने स्टूडेंट्स से सीखी? सर बहुत ज़्यादा, कि कैसे क्विकली टेक्नोलॉजी को अपनाना, स्मार्ट कैसे बनना। स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट कि हमको लगता है कि और मुझे तो ऐसा लगता है सर, स्टूडेंट्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं, अगर हम उनसे कुछ एक चीज़ मांग ले तो दे आर सो ईगर टू हेल्प अस। तो एक जो हेल्पिंग नेचर है स्टूडेंट्स का, तो वो मैंने स्टूडेंट्स से ही सीखा कि कैसे अपने बड़ों का हेल्प करना चाहिए, बड़ों की हेल्प करना चाहिए, और कैसे उनको और स्मार्ट बनने में हेल्प करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि स्टूडेंट्स हमसे इंस्पायर होते हैं और वही हमको बताते हैं कि मैडम आप अच्छा पढ़ाते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैडम अगर आपने इसमें ये चीज़ ऐड कर दी ना तो बिल्कुल इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। तो वो चीज़ें हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और हम रिजल्ट्स देखते हैं। यस, स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप क्लास में लास्ट 10 मिनट्स ग्रुप डिस्कशन लो मैडम, ऐसा करो तो बहुत मजा आएगा। और सर हमने जब वैसा किया तो उनके रिजल्ट्स भी इम्प्रूव है और हमारा भी डेवलपमेंट हुआ और बच्चों का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत बार स्टूडेंट्स के सजेशन ना डेफिनेटली हमको बहुत आगे बढ़ाते हैं सर। मैम आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, आप ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एक अलग स्तर पर ले जा रही हैं। आप वो
पूरी पूरी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो बहुत मच सर। धन्यवाद। डॉक्टर भूमिका अग्रवाल हमारी आज की द्रोणाचार्य से खास मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बात जो मैम ने कही वो आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री टू इट एंड आई थिंक एवरीबडी शुड अग्री इज व्हाट यू गिव यू गेट। बहुत सिंपल है। आप अगर किसी ने आपको ये कहा है कि यार तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा तो आप कहते हैं यार बद्दुआ मत दे। मैं कहता हूँ बद्दुआ में कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू डू और व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। व्हाट यू आर गेटिंग एवरी डे इज दैट ओनली। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।